हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरकार के तीसरे संगठन न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के बारे में आप जानते हो कि ये संवैधानिक संस्था है। ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं तीसरी संस्था कौन सी होती है? न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये बिल्कुल स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है। यदि न्यायपालिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं, तो न्यायपालिका के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आवश्यक है कि हम इसके पहले कार्यों के बारे में अध्ययन कर लें कि न्यायपालिका के कार्य कौन कौन से होते हैं। कार्य के आधार पर हम इसके बारे में बता सकते हैं कि न्यायपालिका कितनी महान होती है, किस प्रकार अपनी शक्तियों का वह प्रयोग करती है। तो आज आइए हम शुरू करते हैं न्यायपालिका के कार्य। तो न्यायपालिका के कार्य, किसी राज्य की न्यायपालिका उस राज्य के संविधान, कानून, नियम, उपनियम, अधिनियम आदि जो स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त कार्यों का पूरा करती है। मतलब संविधान द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून, नियम, उपनियम, इन अधिनियम, इनके आधार पर जो कार्य उनसे प्रदान किए जाते हैं उनको वह पूरा करती है। न्यायपालिका का जो सबसे बढ़िया कार्य और सबसे प्राथमिक काम होता है वह है कानून का उल्लंघन के विरुद्ध, जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध वाद ग्रहण करना। वाद ग्रहण करना मतलब उनकी शिकायतें सुनना, उनका एक कानूनी रूप से उनकी शिकायतें सुनना। इसके अंतर्गत छोटे बड़े सभी मामले आ जाते हैं और अन्य वे सभी कार्य जो इन कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। न्यायपालिका के कार्यों में राज्य की प्रकृति, शासन प्रणाली, परिस्थिति, सामाजिक संरचना आदि के अनुसार छोटी मोटी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य एक ही होता है, वो है न्याय प्रदान करना। और अभी जो अपन कार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे वह भारत की जो न्यायपालिका है ना, वो कौन कौन से कार्य करती है, उसके आधार पर हम इन कार्यों का वर्णन करेंगे। तो पहला कार्य है वाद ग्रहण करना। पहला कार्य है वाद ग्रहण करना। वाद ग्रहण करने से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि किसी विधि या नियम, उपनियम, कानून के उल्लंघन पर उसके विरुद्ध वाद ग्रहण करें तथा उपयुक्त कानून के अनुसार उसका निराकरण भी करें। इस प्रकार के वाद किसी नागरिक के सामान्य अधिकार, मूल अधिकार, मानव अधिकारों के उल्लंघन या अतिक्रमण या उस नागरिक द्वारा स्वयं दायर किया जाता है। ठीक है। जबकि किसी कानून का उल्लंघन या अपराध की स्थिति में ऐसा वाद कानून क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं जैसे कि पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, CBI, इनके द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के वाद में ऐसी संस्थाएं उस अपराध से जुड़े सारे सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं, न्यायपालिका के सामने वाद के एक पक्ष के रूप में व्यवहार करती हैं। प्रत्येक न्यायपालिका के जो आरंभिक अधिकार होते हैं वह मतलब ये जो कार्य होते हैं ये हर न्यायपालिका के प्रारंभिक अधिकार कहलाते हैं। यह न्यायालय के स्तर के साथ साथ अलग अलग प्रकृति के भी होते हैं। जैसे कि अधीनस्थ स्तर के न्यायालय में सामान्यतः दीवानी एवं फौजदारी मामलों से संबंधित वाद को ग्रहण किया जाता है। दीवानी एवं फौजदारी, दीवानी यानी सारे संपत्ति संबंधी मामले और फौजदारी यानी जो भी हत्या, डकैती, जो भी आपराधिक मामले होते हैं इससे संबंधित होते हैं। और राज्य स्तर पर अलग अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति व राज्य के बीच, किसी व्यक्ति व राज्य के किसी संस्था के बीच, दो या दो से अधिक संस्था के बीच आदि। किसी विवाद को प्राथमिक रूप से ग्रहण करता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील ग्रहण करता है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्च शाखा होती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? प्राथमिक रूप से भी ग्रहण करता है और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ के विरुद्ध जो भी अपील होती है उनको भी वह सुनता है। अगला आगे है कि किसी भी विवाद में यदि किसी विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न
लगता हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वह यह देश के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है। कहने का तात्पर्य कि अगर न्यायपालिका को लगे कि कोई भी प्रश्न विधि से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, या किसी कानून को विस्तृत रूप से उसको विस्तार करना हो या समझाना हो, तो उस समय न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप करती है, और ये इसका क्या प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय सिर्फ विधिक अधिकारों से संबंधित विवादों को ग्रहण करता है, राजनीतिक अधिकारों से संबंधित विवादों को नहीं। ठीक है ना, यहाँ सिर्फ विधिक अधिकार से संबंधित ही मामले वह सुनता है, राजनीतिक अधिकारों से संबंधित विवाद नहीं। किन्हीं इसका तात्पर्य होता है कि किन्हीं राज्यों के बीच राजनीतिक खींचतान को उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। और विधिक अधिकारों में निम्न अधिकार शामिल है, जैसे कि संघ एवं राज्य द्वारा पारित किसी नियम, कानून, अध्यादेश व अधिनियम की संवैधानिक विधि मान्यता से संबंधित विवाद, संघ या राज्यों द्वारा किए गए किसी कृत्य की अधिकारिता एवं विधि मान्यता से संबंधित प्रश्न, आपात उपबंधों के अधीन लागू किए गए आदेश से संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक, भौतिक, आर्थिक एवं मानव संसाधन के वितरण एवं विभाजन से संबंधित प्रश्न, राजनीतिक प्रक्रिया के विचलन या दुरुपयोग से संबंधित प्रश्न, ये सभी क्या न्यायपालिका इनसे संबंधित विवाद को ग्रहण करती है। अगला उसका अधिकार है अपील अधिकारिता। अपील का मतलब किसी को पुकारना, किसी से सहायता मांगना। तो इसमें क्या होता है, न्यायपालिका नागरिकों व उनके अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक होती है। अतः यह सामान्यतः इस आधार पर कार्य करती है कि 100 गुनाहगार रिहा हो जाए पर एक बेगुनाह को सजा न हो। 100 बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा न हो। अतः यह नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वह किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नागरिकों को क्या होती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसको क्या उच्च न्यायालय उससे ऊपर वाले क्रम में वह अपील कर सकता है। जैसे कि जिला एवं सेशन न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकता है, और उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कोई भी नागरिक। और भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, यदि वह उच्च न्यायालय में यह प्रमाण कर देता है कि उस मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं था। अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि यह नियम है, कानून जो भी है, आदेश है, ये किसी संविधान से की व्याख्या से संबंधित है, तो वह यह इस प्रमाणित कर देता है, और जिससे नागरिक क्या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पक्षकार इस आधार पर भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है कि पूर्व में किसी प्रश्न का विनिश्चित गलत किया गया है, यानी कि पूर्व में जो डिसीजन दिया गया है वो गलत है, तो इस आधार पर वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और भारत में राज्यों में स्थापित किए गए जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनके निर्णय को उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि न्यायपालिका यह प्रमाणित कर दे। क्योंकि निम्न कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें उच्च न्यायपालिका प्रमाणित करती है, तो वह मामले सर्वोच्च न्यायालय में भेजे जा सकते हैं। जैसे कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न नहीं तो, या उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित आवश्यक है। ठीक है ना, तो इन दो मामलों में अगर ये उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे तो उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, जिन्होंने दंडित कार्रवाई में किसी निर्णय, किसी आदेश या दंडादेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी यदि, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के कोई भी आदेश, दंड, कार्रवाई होती है ना, उसको अपील उच्च न्यायालय में तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपील में किसी
अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो, मतलब किसी को मृत्युदंड का आदेश दे दिया हो। उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले का विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और उसे मृत्युदंड दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपने पास मंगवा कर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देने पर। और यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, तो इन 3 मामलों में जो दंडिक कार्रवाई होती है उन पर भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है वह है संविधान के संरक्षक के रूप में। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो अब इसको अपन 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला है संविधान के संरक्षक के रूप में। ये न्यायपालिका न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो बस जो संविधान, भारत का संविधान है, उसको विस्तारित करता है, उसको परिभाषित करता है और उनकी रक्षा करता है। जब भी कोई संविधान से संबंधित कोई मामला होता है तो वह न्यायालय में ही उसे सही या गलत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है। पूरे विश्व में जिन जिन देशों में लिखित संविधान है वहाँ पर न्यायपालिका को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संविधान के किसी प्रावधान के विरुद्ध उठने वाले प्रश्न व विवाद की सुनवाई करे एवं उनका निवारण करे। इसके अलावा न्यायपालिका में यह अधिकार उच्चतम स्तर की शाखा, जैसे भारत में उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त होता है। सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही इस प्रकार के बात पर निर्णय लिया जा सकता है। इसमें 2 प्रकार के मामले आते हैं। पहला तो आता है आरंभिक मामले, जिसमें सीधे ही न्यायपालिका की सर्वोच्च शाखा के प्राथमिक अधिकारिता में आता है, और दूसरा है अपीलीय मामला, जिसमें किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हैं जिसमें किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद चल रहा है परंतु उसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न होता है, तो इस मामले की सुनवाई के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्च शाखा में अपील की जा सकती है। और भारत के उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना, किस प्रकार इनको अपील की जा सकती है, ठीक है ना। इसका थोड़ा विस्तार से हम और आगे से देख लेंगे कि संविधान के किस प्रकार वो संविधान का संरक्षण करता है। एग्जाम्पल से भी आपको न्यायिक पुनरावलोकन वाले टॉपिक में अच्छे से समझा देंगे। अगला है अभिलेख न्यायालय। इस अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि न्यायपालिका द्वारा जो भी कुछ भी निर्णय लिया जाता है तो उनको क्या एक रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर इन रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी न्यायालय उन रिकॉर्ड या उस निर्णय को पढ़कर उसके आधार पर दूसरा निर्णय, मतलब उससे संबंधित निर्णय को वह दे सकती है। उनको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, न्यायपालिका की शीर्ष इकाई है। जैसे कि भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होते हैं और उसको अपने अवमान के लिए दंड की शक्ति भी प्राप्त होती है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य कि भी अभिलेख न्यायालय में क्या होता है, इसकी निर्णय और कार्यवाही शाश्वत, स्मृत और साक्ष्य के लिए रखी जाती हैं। इसके अभिलेख का साक्ष्य की दृष्टि से महत्व होता है। जब वह न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अभिलेख में अभिलेख में जो भी लिखा होता है उस पर एक निश्चय साक्ष्य माना जाता है। अभिलेख दूसरा है, अभिलेख न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे न्यायालय के प्रत्येक निर्णय व टिप्पणी को लिपिबद्ध किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है, और जब किसी न्यायालय में उसके समान कोई वाद आता है, कोई मामला आता है, उससे संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो ऐसे न्यायालय के उस निर्णय या टिप्पणी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उस पर किसी प्रकार का संदेह भी नहीं किया जाता है। अतः ऐसे न्यायालयों के प्रत्येक निर्णय एक स्थापित नियम या साक्ष्य होते हैं। इसे वाद कानून या न्यायालय द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय का अवमान 2 प्रकार का होता है, दीवानी अवमान और दूसरा है फौजदारी
या दंडिक अवमान, जिसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी कहते हैं। दीवानी अवमान के अंतर्गत किसी विधिक व्यक्ति, सरकार, संस्था द्वारा न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेश को जानबूझकर अवज्ञा करना या उनकी पालना न करना, या न्यायालय में की गई कोई शपथ या वादे का सम्मान नहीं करना आदि को शामिल किया जाता है। और दूसरी फौजदारी अवमानना में के अंतर्गत क्या आता है? न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना या बाधा पहुंचाना, न्यायिक कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करना, न्यायालय के प्राधिकार में हस्तक्षेप करना तथा ऐसी कोई बात मौखिक या लिखित रूप से प्रसारित करना जिससे न्यायपालिका को गरिमा को नुकसान पहुँचे। इन मामलों में क्या होता है? यहाँ पर न्यायालय तार्किक दंड दे सकता है। इन मामलों के आधार पर क्या होता है? न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को कुछ दंड दे सकती है। ये तो क्या हो गया? न्यायिक अवमानना के संबंधित। न्यायिक अभिलेख न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती है। अगला है अनन्य अधिकारिता। अनन्य अधिकारिता मतलब ऐसे अधिकार जो सिर्फ न्यायालय को ही प्राप्त होते हैं। उनमें आता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि अधिकतर देशों के संविधान में यह प्रावधान होता है कि उनकी न्यायपालिका की शीर्ष शाखा यानी कि उच्चतम न्यायालय को देश के राज्य क्षेत्र में विधियों की संवैधानिक मान्यता, मामलों को ग्रहण करने व मूल अधिकारों की रक्षा करने में अनन्य अधिकारिता होती है। यानी कि जो मूल अधिकार और जो संविधान संबंधित मामले होते हैं उनसे संबंधित उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी अन्य न्यायालय को नहीं प्राप्त होता, और ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त होता है। ये जो पूर्व में जो बिंदु पढ़ा था ना अपन संविधान के संरक्षक के रूप में, उससे ही संबंधित है कार्य है। इसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकारिता व अपीलीय अधिकारिता के अलावा ऐसे मामले जिनमें ऐसे न्यायालय का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, उस पर इस न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार होता है। भारत में राज्य के न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, दंड, आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का उच्चतम न्यायालय का अनन्य अधिकार है। यानी कि अपील सुनने का उसका अनन्य अधिकार है, एक्सक्लूसिव, यानी और किसी को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन सैनिक न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारत संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों पर भी निर्णय देने का अधिकार रखता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को कदाचार के आरोप से हटाए जाने से पहले जांच भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है ना। ये तो हो गया न्यायपालिका के कुछ कार्य प्रमुख। इसके अलावा जो अगला कार्य आ रहा है मौलिक अधिकार, इसके लिए कुछ अलग वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।